बेटा आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 43 और ये आपकी बुक का लेसन 5 है। ये आपकी किताब का जो लेसन 5 है, ठीक है। आवर्त तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो अब हम इसको पढ़ते हैं। हमारे आसपास के तत्व मिश्रण एवं हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हैं या तो वो तत्व के रूप में मिलते हैं, मिश्रण या यौगिक के रूप में होते हैं। तत्व ऐसे पदार्थ हैं जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने हैं। उदाहरण सोडियम, सोना, मैग्नीशियम। अणु बोलो चाहे परमाणु बोलो, ठीक है। अभी तक 118 तत्व ज्ञात हैं। इनमें से केवल 98 ऐसे हैं जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। बाकी हम लोगों ने खुद बनाए हैं, वैज्ञानिकों ने। वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है? तत्वों की सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए तथा उनके अध्ययन को आसान बनाने हेतु उनको वर्गीकृत किया गया। सबसे पहले अब उन्होंने कैसे वर्गीकृत किया बेटा, क्यों ज़रूरत होती है? अब मान लो आपके पास 10-15 टाइप के फल हैं, ठीक है। आम, सेब, केला सब इकट्ठे रखे हुए हैं, अव्यवस्थित ढंग से रखे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे भाई, आम अलग रख देंगे, सेब अलग रख देंगे, केले अलग रख देंगे, ठीक है। उनको व्यवस्थित करेंगे। किसी भी चीज़ को अगर हम व्यवस्थित ढंग से रखें तो उनके बारे में कुछ बताना समझना आसान हो जाता है। तो तत्वों को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए तथा उनके अध्ययन को आसान बनाने के लिए उनका वर्गीकरण किया गया। अब किस तरीके से किया गया बेटा? अलग अलग वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से किया। तो सबसे पहले ज्ञात तत्वों को धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया गया। सबसे पहले उनको धातुओं और अधातु, ये देखा गया कौन से धातु हैं कौन से अधातु हैं, ठीक है। उस हिसाब से उनका वर्गीकरण किया गया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे तत्वों एवं उनके गुणों के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ता गया वैसे वैसे उन्हें वर्गीकृत करने के प्रयास किए गए। मतलब फिर बाद में देखा गया कि सिर्फ धातु और अधातु में वर्गीकरण करने से ही हम उनके बारे में जानकारी पूरी उनकी स्टडी नहीं कर सकते। तो इसलिए फिर उनके गुण, रासायनिक भौतिक गुणों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की गई और उनको वर्गीकृत करने का प्रयास किया गया। तो बेटा सबसे पहले डॉबेराइनर एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। उन्होंने वर्गीकरण शुरू किया सबसे पहले तत्वों का। तो सन 1817 में डॉबेराइनर एक जर्मन विशेषज्ञ थे। उन्होंने कैसे किया, समान गुण धर्मों वाले तत्वों को समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। मतलब उन्होंने उन तत्वों का ग्रुप बनाने की कोशिश की जिनके प्रॉपर्टीज़ एक जैसी थी, गुण एक जैसे थे। अब उन्होंने किस हिसाब से किया बेटा, देखो, जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार क्रमवार लगाया गया तो 3 तत्वों के समूह प्राप्त हुए जिन्हें त्रिक कहा गया। मतलब उन्होंने ऐसा किया कि जैसे कोई 3 तत्व ले लिए और उनको कैसे वो किया, कैसे उनकी ग्रुपिंग की। जो सब 3 तत्व थे, सबसे कम वाला पहले परमाणु भार वाला तत्व रखा। जैसे एक उदाहरण है लिथियम का, फिर उसके बाद सोडियम और उसके बाद पोटेशियम। मतलब 3-3 तत्वों के उन्होंने ग्रुप बना दिए। जैसे और इसमें उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से किया, परमाणु क्रमांक नहीं, परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से किया। और जैसे ये 3-3 का ग्रुप था तो उन्हें त्रिक बोला गया क्योंकि 3 का ग्रुप था, ठीक है। अब उन्होंने क्या कैलकुलेशन बताई कि त्रिक के जो मध्य का तत्व है, मध्य जैसे ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का जो बीच वाला तत्व है, इसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो लिथियम और पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमान का माध्य होता है। माध्य होता है मतलब उन्होंने ये बताया, जैसे मैं भी आपको बता रही हूँ, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इन्होंने मान लो इन्होंने इन 3 की एक ग्रुप बना लिया। अब इन्होंने इनका परमाणु भार लिख लिया। जैसे यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है, लिथियम का परमाणु भार है 6.9, सोडियम का बताया है 23 और पोटेशियम का 39। तो बेटा उन्होंने क्या किया, जो ये बाहर वाले 2 थे, सोडियम तो बीच वाला हो गया, ये जो बाहर वाले 2 थे उन दोनों के परमाणु द्रव्यमानों को जमा किया, जोड़ा, 6.9 जमा 39, ठीक है। उन्हें जोड़ के उनका औसत निकाल लिया या माध्य निकाल लिया। तो जब आप इनको जोड़ोगे तो आएगा 45.9 और जब आप इसको 2 से भाग करेंगे 45.9 को तो वो लगभग आएगा
मतलब ये आ जाएगा 29.9 के लगभग समझ लो। ठीक है, 22.9 के लगभग समझ लो। और ये जो 22.9 है वो देखो वो सोडियम के लगभग है ना, 0.1 का फ़र्क है। तो इस तरीके से डॉबे राइनर ने तीन तीन परमाणुओं के तीन तीन तत्वों के ग्रुपिंग करी। ठीक है, अब अगला देखते हैं। पर क्या हुआ, जो डॉबे राइनर का जो वर्गीकरण का तरीका था वो ज़्यादा नहीं चल पाया। उन्होंने क्या किया कि जितने उस टाइम तक ज्ञात तत्व थे वो सिर्फ 3 के ही ग्रुप बना सके, ज़्यादा के नहीं। उसके बाद उनका ये नियम चल ही नहीं पाया। ठीक है, तो ये मैं अभी आपको बताऊंगी कि वो दो और ग्रुप कौन से थे। फिर अब हम पढ़ते हैं न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। अब न्यूलैंड ने क्या किया, ये दूसरे वैज्ञानिक थे। न्यूलैंड ने तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया तो पाया, उन्होंने अब त्रिक वाला नहीं करा है। जो ये न्यूलैंड्स थे इन्होंने अपना अलग तरीका निकाला। उन्होंने क्या किया कि तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया तो उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान थे। कहने का मतलब है बेटा, जैसे यहाँ पर इन्होंने सारणी बनाई है, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, इस तरीके से रखा उन्होंने। जो तत्व उस टाइम ज्ञात थे, उस टाइम बेटा, उस टाइम तक नोबल गैसेस, जो उत्कृष्ट गैसेस थी, उनकी अभी खोज नहीं हुई थी, उत्कृष्ट गैसों की, जिन्हें नोबल गैसेस कहते हैं। तो उनको देखो वो बीच में नहीं रखा, नहीं तो हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है। ठीक है, लेकिन उस टाइम तक इनकी खोज ही नहीं हुई थी। हाइड्रोजन, हीलियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8वें नंबर पे फ्लोरीन। अब फ्लोरीन को हाइड्रोजन के नीचे क्यों रखा उन्होंने, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो फ्लोरीन है उसकी कुछ कुछ गुण हाइड्रोजन के साथ मिलते हैं। ठीक है, तो हर आठवां जो तत्व था वो पहले के बराबर के समान उसके गुण थे। ठीक है, अब आप यहाँ से गिन लो, जैसे हाइड्रोजन पहला है तो ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां तत्व हो गया फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के जो गुण थे वो हाइड्रोजन के मिलते थे। न्यूलैंड्स के हिसाब से उन्होंने ऐसे ग्रुपिंग की। फिर अब अगर आप दोबारा यहाँ से देखो, अगर हम लिथियम को देखें तो हम शुरू करेंगे बेरिलियम से गिनना। 1, 2, 3, 4, 5। अब देखो बेटा, अगर हम लिथियम दूसरा वाला तत्व देखें तो यहाँ से गिनना शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो जो वो 8वां तत्व आया सोडियम, उसको उन्होंने लिथियम के नीचे रख दिया कि भाई सोडियम और लिथियम के गुण एक जैसे होंगे। ठीक है, फिर ऐसे जब हर 8वें तत्व को वो ऐसे श्रेणी, अब उन्होंने ऐसे देखो कैसे बनाई श्रेणी, ऐसे स्टैंडिंग में, वर्टिकल रोज़ में बनाई, खड़ी हुई लाइनों में। ठीक है, उनके हिसाब से ये जो तत्व हैं, जैसे बेरिलियम की मैग्नीशियम से गुण मिलेंगे, कैल्शियम से मिलेंगे, जिंक से मिलेंगे और स्ट्रॉन्टियम से मिलेंगे। ठीक है, तो उन्होंने इस तरीके से इन तत्वों का वर्गीकरण किया। लेकिन न्यूलैंड्स का जो ये सिद्धांत था अष्टक, कि भाई हर 8वें तत्व की विशेषताएं पहले से मिलती हैं, गुण उनसे मिलते हैं, ये भी लागू नहीं हो पाया। इसकी भी कुछ सीमाएं थी, लिमिटेशंस थी। तो क्या थी वो, यह नियम केवल कैल्शियम धातु तक लागू होता है। जो ये नियम बनाया उन्होंने वो सिर्फ कहाँ तक लागू हुआ, कैल्शियम तक। उसके आगे ये चीज़ लागू नहीं हो पाई। जैसे जैसे परमाणु द्रव्यमान बढ़ता गया तो ये नियम लागू नहीं हो पाया। नए तत्वों के गुण इस सारणी से मेल नहीं खाते थे। नए तत्व मतलब जैसे नए नए तत्वों की खोज होती गई, जब उनको इस सारणी के हिसाब से रखने की कोशिश की गई तो उनके गुण अपने पहले, हर 8वें तत्व का गुण पहले वाले से नहीं मेल खाया। और जो तीसरा था, सारणी में तत्वों को समंजित करने के लिए न केवल 2 तत्वों को एक साथ रख दिया, बल्कि असमान तत्वों जिनके गुणों में कोई समानता नहीं थी एक स्थान में रख दिया गया। मतलब उन्होंने क्या किया कि चल भाई, ज़बरदस्ती अपने नियम को चलाने के लिए उन्होंने एक गलती और करी। उन्होंने जैसे देखो कोबाल्ट और निकल, इनको इकट्ठे रख दिया, जबकि इनके गुणों में कोई भी समानता नहीं थी। तो बेटा अब ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, अब हम इनको समझते हैं।
बेटा वर्कशीट का पहला प्रश्न है, तत्वों का वर्गीकरण करने की आवश्यकता क्यों थी? तो तत्वों को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए तथा उनके अध्ययन को आसान बनाने के लिए उनके वर्गीकरण की आवश्यकता थी। अगला प्रश्न है, ऐसे 3 तत्वों के नाम लिखो जो डोबे राइनर का त्रिक दर्शाते हों। तो वो हैं बेटा लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, जैसे कि हमने वर्कशीट में समझा भी है। अब तीसरा प्रश्न है, न्यूलैंड ने तत्वों को 8 तत्वों की क्षितिज पंक्ति में विभक्त किया है, ये सत्य है या असत्य है? तो बेटा ये असत्य है, ये गलत है, क्योंकि उसने क्षितिज होता है बेटा लेटी हुई लाइनें, लेटी हुई पंक्तियाँ। पर उसने जब न्यूलैंड ने जब वर्गीकरण किया तो उसने जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, तो जो पहला तत्व होता है उसने ये जो संगीत में सुर होते हैं उसके हिसाब से किया था, तो उसने उनको सीधी खड़ी हुई पंक्तियों में विभक्त किया था, क्षितिज पंक्तियों में नहीं किया था। अगला प्रश्न है, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम की 2 सीमाएं लिखो, क्या कमियां थी वो बतानी है। तो पहला नियम ये है कि यह केवल कैल्शियम धातु तक लागू होता था जो हल्के तत्व हैं, जिनका परमाणु द्रव्यमान कम है, और दूसरा जो नए तत्व थे उनके गुण इस सारणी से मेल नहीं खाते थे। नए तत्व मतलब जो समय के साथ साथ धीरे धीरे और तत्वों की खोज होती जा रही थी, क्योंकि जब तक इन्होंने किया था न्यूलैंड्स ने तो उस टाइम तक 56 तत्वों की ही खोज हुई थी, उन्होंने उनको बांट दिया, लेकिन उसके बाद जो नए तत्व हो रहे थे वो उनके वर्गीकरण में फिट नहीं बैठ रहे थे। अब पांचवा प्रश्न है, क्या नीचे दिए गए तत्व के समूह डोबे राइनर के त्रिक के रूप में वर्गीकृत किए जा सकते हैं? तो बेटा देखो, इन्होंने त्रिक मतलब 3 का जोड़ा, तो उन्होंने यहाँ पे सोडियम, सिलिकॉन और कैल्शियम इकट्ठे लिख के बताएं, तो बताओ कि क्या इनको डोबे राइनर के हिसाब से वर्गीकरण किया जा सकता है। फिर इन्होंने आपको यहाँ पर उनके परमाणु द्रव्यमान अलग से दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब इनको करने का तरीका क्या है, हमें क्या करना है, सोडियम और क्लोरीन, ये जो अगर हम इन तीनों को लेते हैं, सोडियम, सिलिकॉन और क्लोरीन, तो जो बाहर वाले 2 हैं, ठीक है, उनको, और पहले हमें ये ध्यान देना है कि क्या इन्हें बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक द्रव्यमान के हिसाब से रखा गया है कि नहीं। तो सोडियम का 23 है, सिलिकॉन का 28 है और क्लोरीन का 35 दिया है इन्होंने, तो बढ़ते द्रव्यमान के हिसाब से रखा गया है। फिर हमें क्या करना है, इन 2 का औसत निकालना है, तो वो यहाँ पर करके दिखाया गया है। सोडियम और क्लोरीन को जमा किया, उनके परमाणु द्रव्यमानों को 23 और 35 को, तो 58 आया, और फिर उसको 2 से भाग करना है औसत निकालने के लिए, क्योंकि 2 तत्व हैं तो 2 से भाग करा तो आ गया 29। फिर हमें देखना है कि क्या 29 सिलिकॉन के परमाणु द्रव्यमान के लगभग के बराबर है। तो बेटा देखो, सिलिकॉन का 28 है, इनमें ज़्यादा का फ़र्क नहीं है, सिर्फ 1 का फ़र्क है, तो हम सोच सकते हैं कि इन्हें इसके त्रिक के रूप में रखा जा सके। लेकिन बेटा इनके गुणों में मेल नहीं था। क्यों नहीं था? जैसे सोडियम तो धातु है, सिलिकॉन और क्लोरीन अधातु है, ठीक है ना, तो ये इसलिए इनको इस त्रिक के रूप में नहीं रखा जा सकता। फिर आगे उसने दूसरा त्रिक दिया है, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। अब हम इन तीनों को करके देखेंगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। तो अब हमें क्या करना है, बेरिलियम और कैल्शियम के परमाणु द्रव्यमान को जमा करना है, तो 9 जमा 40 49 हो गया, बटा 2 औसत निकालना है, बटा 2 किया 24.5 हो गया। तो अब हमें देखना है 24.5 मैग्नीशियम का द्रव्यमान के लगभग है कि नहीं है, तो मैग्नीशियम का 24 है, तो सिर्फ 0.5 का फ़र्क है, ठीक है। तो और इनके गुणों में समानता भी है, ये तीनों धातु भी हैं, तो इसलिए इसको डोबे राइनर के त्रिक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।